वेक्टर हमारे पास है तो उसके पास एक टेल होगा और एक हेड होगा। ये टेल है हमारा और ये एरो वाला पार्ट हेड है। मान लेते हैं ये वेक्टर हमारे पास है वेक्टर ए और ये 3 हिस्से में है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेक्टर का क्या होता है मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ रिप्रेजेंट करता है। बात समझ आ गया। अगर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए कोई बी वेक्टर हमें चाहिए और हमें चाहिए वो 3 वेक्टर ए, यानी वेक्टर में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो डायरेक्शन आपका जो वेक्टर ए का था वही 3a का भी सेम रहेगा। और जो मैग्नीट्यूड है हमारा, मैग्नीट्यूड जो है हमारा वो है n टाइम्स हो जाएगा। n टाइम्स का मतलब कि n की जगह 3 हो जाएगा, 2 जो भी वैल्यू हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 3 है, 1 2 3 हिस्सा है, अगर 3 टाइम्स कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। जैसे क्या है 1 2 3, इसके मान लेते हैं 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट और 3 यूनिट, या 1 1 यूनिट के 3 हिस्से हैं। तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टोटल कितना है, 3 यूनिट है। 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 यूनिट हो जाएगा। तो हमारे पास मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में ले लेते हैं 8 और 9। ये हमारे पास है वेक्टर भी। तो मल्टीप्लिकेशन से अगर ध्यान देखें तो मल्टीप्लिकेशन 2 काम कर रहा है। आपका वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन या तो सेम रख देगा या बदल देगा। मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और हम लेते हैं सी वेक्टर, इसको ले रहे हैं हम लोग -1/3 ए वेक्टर, -1/3 ए वेक्टर। ये नेगेटिव साइन क्या कह रहा है कि वेक्टर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये है डायरेक्शन आपका रिवर्स हो जाएगा या अपोजिट हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अगेन n टाइम्स हो जाएगा। अगर टोटल 3 यूनिट है तो सी वेक्टर कैसे आप ड्रॉ करेंगे, जस्ट अपोजिट बना लेंगे, हाँ या ना। और 3 से 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, यानी जो 1 यूनिट का लेंथ होगा वही यूनिट लेंथ हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। क्या समझ आया वेक्टर, हाँ या ना। माइनस से तो अपोजिट कर देगा और जो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है या घटाता है। इसको लिख लीजिए। इसको ध्यान से सुनेगा। अगर सिंगल लाइन में बोले पोजीशन वेक्टर, सबसे पहले वर्ड है पोजीशन। मान लीजिए हमारे पास है XY एक्सिस, इसको ले लेते हैं ऐसे, X Y और Z एक्सिस। कई बार मन में आता है सवाल, सर क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम Y लिख दें, इसको X लिख दें और इसको Z लिख दें, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी जब हम लोग वेक्टर में आगे हम चीज़ों को पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, वहाँ पे क्लियर होगा कि ऐसे क्यों नहीं लिख सकते। तो नोट्स में ऐसे लिखकर क्रॉस भी करेंगे। ठीक है, तो अभी X Y और Z, अभी आगे जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब क्लियर होगा कि ये एक पैटर्न है, इसका एक रिदम है, उसी पे चलेंगे। तो ये जो है X Y Z। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारा 2, 1, 3 मान लेते हैं। 2, 1, 3 का क्या मतलब हुआ, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, X को, ये X को, Y को और Z को। अगर इस पॉइंट तक आपको पहुंचना हो, मान लीजिए ओरिजिन से आप स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट सुनिएगा। अगर आपको इस पॉइंट तक पहुंचना हो, ओरिजिन से आप स्टार्ट करते हैं, तो क्या आप 2 यूनिट X में चलेंगे, फिर 1 यूनिट Y में चलेंगे और फिर 3 यूनिट Z में चलेंगे, तो क्या इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, हाँ या ना। या फिर एक ये भी रास्ता है कि इस पॉइंट से ओरिजिन को एक लाइन ड्रॉ कर दूं, आप सीधा उस लाइन पे चलिए, यहाँ पर पहुंच जाइए। और नहीं, अगर नहीं कुछ नहीं पता तो आप पूछेंगे अच्छा कोऑर्डिनेट बताइए, तो 2, 1, 3 कोऑर्डिनेट है, तो आप X में 2 चलेंगे, Y में 1 चलेंगे और Z में 3 चलेंगे। ये बात समझ में आ गया। अब अगर ये ओरिजिन हमारे पास ये O, ये A, ये पॉइंट है A मान लेते हैं, ये A, तो पोजीशन वेक्टर बताता क्या है कि वेक्टर है जो इस पॉइंट का पोजीशन बताता है। एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट का पोजीशन बताता है। बात समझ में आ गया। इसको लिखते कैसे, इसको सुनिए। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0, 0। तो पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, एक ऐसा वेक्टर है जो किसी पॉइंट का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताता है। ठीक है ना, वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, किसके रिस्पेक्ट में,
विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। कभी भी आप पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, आप हर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। ये पॉइंट है 2 1 3 2 1 3 और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर आप इसका लिखते हैं डेटा, तो कैसे लिखेंगे इसको सुनिए। ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर, जिसमें से ओ आपका हो जाएगा इनिशियल पॉइंट, और पोजीशन वेक्टर के केस में हमेशा ओरिजिन लेंगे। ए आपका फाइनल पॉइंट। अब इसका वेक्टर कैसे लिखते हैं देखिए, 2 यूनिट किस डायरेक्शन में है, पहले आप 0 पर थे, कहाँ पहुंचे 2 पर, तो चेंज कितने का है, 0 से 2 गए तो 2 - 0 कह सकते हैं। इसको आप लिखेंगे 2 - 0 किस डायरेक्शन में, x, और x को वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखते हैं, आई कैप, ठीक है ना, आई कैप प्लस, पहले आप y 0 पर थे फिर 1 पर पहुंचे तो चेंज कितना आया, 1 - 0, तो 1, अभी ये डिटेल में लिखना है, आगे डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग। और y डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो y को क्या, j कैप प्लस z, पहले 0 पर थे फिर 3 पे पहुंचे 3 - 0, क्या लिखेंगे, k कैप। अब सुनिए, आगे से डायरेक्ट जब भी आप ओरिजिन से किसी पॉइंट पर जाएंगे यानी पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, तो क्या डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ इस पॉइंट को 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। बात समझ में, हाँ या ना। और ये पोजीशन वेक्टर आपका कुछ ऐसा होगा, टेल आपका ओरिजिन पर, हेड आपका जिस पॉइंट के लिए आप बात कर रहे हैं। और इस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, कुछ ऐसा है क्या, इस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए कि इसका डायरेक्शन बताइए, जैसे वेक्टर हमारे पास क्या है, ओ ए वेक्टर, अगर हमसे पूछा जाए कि ओ ए वेक्टर का डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर, ये डायरेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर होता क्या है, डायरेक्शन का मतलब क्या है, कैप, एकदम टेंशन नहीं, डायरेक्शन मतलब क्या है, कैप, तो ओ ए कैप, सिंपली हमें ये फाइंड करना है। कोई भी वेक्टर, अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था, कोई भी वेक्टर को लिखने का तरीका सिंपल है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, इनटू उसका डायरेक्शन ओ ए कैप। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, हमें चाहिए क्या क्या, ओ ए कैप चाहिए, तो इसको अगर डिवीजन में भेज दें तो क्या हमें वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाएगा, नहीं ओ ए कैप मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा ओ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यानी अगर कैप डायरेक्शन फाइंड करना हो किसी वेक्टर का, तो उस वेक्टर से डिवाइड कर दीजिए उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सवाल यह है मैग्नीट्यूड है क्या, नॉर्मल शब्दों में क्या जानते हैं, वेक्टर मैग्नीट्यूड है क्या, किसी लेंथ है, ये बताइए। अगर 2 पॉइंट दिया हो तो क्लास 10th के बेसिस पे हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं क्या, लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन के लिए अंडर रूट में x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर प्लस ये करते थे, तो होगा क्या, अगर ध्यान से देखें, अब देखिएगा ओ ए वेक्टर हमारे पास क्या है, तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय, आपको लेंथ चाहिए और इसके फॉर्म में भी समझाएंगे। लेंथ हम करेंगे x2 - x1, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली आएगा क्या, 2 का स्क्वायर आएगा प्लस 1 - 0, तो 1 का स्क्वायर आएगा प्लस 3 - 0, 3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब सुनिए, अगर आप इस वेक्टर को ध्यान से देखें, अगर आपको कोई डायरेक्ट वेक्टर दे दिया जाए, पॉइंट ना दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ तो हमने पॉइंट लिया था फिर वेक्टर लिखा हमने, वेक्टर से फिर ये डायरेक्शन लिख रहे हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपको केवल ये दे दिया जाए, केवल ये दे दिया जाए और बोले कि जरा इसका मैग्नीट्यूड बताइए, तो अगर आप ध्यान से रिलेट कर पाएँ तो क्या आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, जे का कोफिशिएंट 1 है, अच्छा वो माइनस प्लस कुछ भी हो, हम पूरा लेकर आएंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। बात समझ आए? अगर यहाँ पर -1 होता है तो -1 यहाँ से उठाते हो, -1 का स्क्वायर कर देते हैं। और ये क्या, ये के कोफिशिएंट का स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कोई दिक्कत? तो वेक्टर से भी डायरेक्ट आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अगर मैं कहूँ यहाँ से कि जो डायरेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर है ये आ जाएगा 2 स्क्वायर 4, 1 और 9, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 9 + 1 10, 10 + 4 14, अल्टीमेटली आएगा क्या, ये 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 14। अब सुनिए, क्या ये कह सकते हैं कि जो गिवन ओ ए वेक्टर है ये उसका केवल डायरेक्शन बता रहा है, केवल डायरेक्शन बता रहा है, और ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन बताता है, तो यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड कितना होता है,
कितना होता है? नहीं, यूनिट। देखिए यूनिट वेक्टर, तो जो यूनिट है ना वो 1 कहलाता है। ऐसे याद करिए, यूनिट वेक्टर तो यूनिट है 1 है, तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1 होगा। बात समझ में आ गया? अब देखिए मैग्नीट्यूड 1 है, चेक करने के लिए क्या इसको चेक किया जा सकता है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा यूनिट वेक्टर है या नहीं। बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय √14 आई कैप प्लस 1 डिवाइडेड बाय √14 जे कैप प्लस 3 डिवाइडेड बाय √14 के कैप। कोई दिक्कत? मैग्नीट्यूड अगर इसका निकालना हो, किसका? OA कैप का, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, और 1 होता भी है। आगे कई बार न्यूमेरिकल में जानते क्या होगा, इसमें से कोई डेटा मिस कर देंगे। जैसे मान लो कोफिशिएंट यहाँ C लिख देंगे और कहेंगे ये यूनिट वेक्टर है, बताइए C कितना? तो कुछ नहीं करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और उसके इक्वल क्या कर देना है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, तो उसको 1 के इक्वल करा देना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए अंडर रूट में इसका पूरा स्क्वायर करेंगे। अंडर रूट में I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √14 का स्क्वायर केवल 14। क्या ये 4/14 होगा? कोई दिक्कत? इसका स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/14 प्लस K के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9/14। बेस सेम है तो नॉर्मल मैथ है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 9 अगेन 14 में 14 आंसर क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 1, फाइनल 1। क्या 1 आ रहा है? कोई दिक्कत? इसमें इस क्वेश्चन में इस पूरे पोर्शन में 2 चीज़ सीखना है। क्या? अगर कोई पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट से उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाए, और उस पोजीशन वेक्टर से उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाए, और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाए, और हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। ये न्यूमेरिकल हम डायरेक्ट यूज भी करेंगे। बात समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट क्या समझते हैं? 9th में पढ़े होंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, यही होता था। तो यहाँ पर भी प्रोसेस सेम है, बस किस फॉर्म में? तो वेक्टर के फॉर्म में। ये हमारा वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। देखिए यानी हमें इनिशियल पोजीशन भी चाहिए, फाइनल पोजीशन भी चाहिए। तो मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन हमारे पास है 1,1,1। यह है इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन हम मान लेते हैं यहाँ पर है 2,3,4। यह हमारे पास है फाइनल पोजीशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें चाहिए। पहले एक नॉर्मल मेथड सीखते हैं, फिर एक डायरेक्ट मेथड सीखेंगे। नॉर्मल मेथड ये कहता है, फॉर्मूला हमारा ये कहता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ये इक्वल होगा किसके? फाइनल पोजीशन ये वेक्टर है। अभी सुने पोजीशन वेक्टर क्यों पहले पढ़े इससे पहले कि हम पहले फाइनल पोजीशन, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, फिर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई? अब पहले क्या करेंगे, हम फाइनल पोजीशन लिखेंगे और इनिशियल पोजीशन लिखेंगे। फाइनल पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। ये बेसिकली है क्या? पोजीशन वेक्टर है। ये अगर अकेला आप देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर है, सिंगल देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर है। और पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे हैं? फाइनल पोजीशन अगर हम लिखें, फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे हैं? तो 2 - 0 आई कैप, 3 - 0 जे कैप, 4 - 0 के कैप। अल्टीमेटली क्या होता है? ये 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। कोई दिक्कत? ठीक है ना। नेक्स्ट इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिखें। इनिशियल पोजीशन वेक्टर अगर ध्यान से देखिए पोजीशन वेक्टर जब भी आता है ना तो हमेशा पॉइंट का ओरिजिन से, हमेशा, यानी डायरेक्ट आप पॉइंट को देखकर भी लिख सकते हैं। 1 आई कैप मतलब सिंपली आई कैप, 1 जे कैप मतलब जे कैप, 1 के कैप मतलब के कैप। 1 लिखे, मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लिख रहे हैं यहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं? फाइनल में से इनिशियल से माइनस कर रहे हैं। तो आई कैप का आई कैप से माइनस होगा, यानी 2 आई कैप माइनस कितना आ जाएगा? आई कैप आ जाएगा, प्लस
3j कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप माइनस 3k कैप। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? 4k माइनस के, जैसे माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है ना? तो 4k माइनस के 3 कैप, 3j माइनस j 2j और 2i माइनस i यहाँ माइनस हो रहा है, ठीक है? बस पूरा स्टेप नहीं लिखे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब देखिए डायरेक्ट लिखने का तरीका। क्या मैं इनिशियल से फाइनल अगर यहाँ जा रहा हूँ तो फाइनल में से 2 में से 1 माइनस करूँ, क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 आई क्या। इनिशियल से फाइनल y के लिए यहाँ से यहाँ गया तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करूँगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। तो 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 2। अब किधर है वो? y का था तो j कैप। उसी तरह 1 से 4, 4 में से 1 गया 3, तो 3k कैप। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं क्या? इनिशियली हम x में 1 पर थे, फाइनल में इस पर कहाँ पर पहुँच गए? 2 पर। कितना चलना पड़ा? 1 चलना पड़ा, 1 आई कैप। इनिशियली हम y में 1 पर थे, फाइनल कहाँ पहुंच गए? y में 3 पर। कितना चलना पड़ा? 2 चलना पड़ा, तो 2j कैप। इनिशियली हम 1 पर थे z में, और फाइनल कहाँ पहुंच गए? 4 पर। कितना चलना पड़ा? 3 चलना पड़ा, तो 3k कैप। कोई दिक्कत? अगर इसे हमें मैग्नीट्यूड लिखना हो, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं इसके? क्या i के अंडर रूट में सबसे पहले क्या लगाएंगे? अंडर रूट। याद रखिएगा i का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 1 है, तो 1 के स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट क्या है? 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्या बात समझ में? हाँ है ना? कितना आ जाएगा? सेम आ रहेगा, 114। कोई दिक्कत? अगर मैं पूछूं, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारे पास। आप इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हैं तो इनिशियल पे टेल, फाइनल की तरफ हेड। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारे पास। इसका लेंथ क्या है? तो क्या ये मैग्नीट्यूड ही इसका लेंथ है? ये बात समझ में आ गया? तो यानी आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस कर सकते हैं क्या? नहीं, फिलहाल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अगर इसका डायरेक्शन कोई कहता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताइए, तो क्या फाइंड करेंगे आप? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन तो क्या फाइंड करेंगे आप? डायरेक्शन कौन देता है? कैप देता है, तो डिस्प्लेसमेंट कैप। बात समझ में आ गया? यानी आप डिस्प्लेसमेंट का क्या फाइंड करेंगे? यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। ये क्या होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? वेक्टर हमारे पास क्या है? i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? अंडर रूट 14। यानी ये क्या बता रहा है? हमारा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, केवल डायरेक्शन बता रहा है बस। इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। नोट कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चन कैसा ही बना सकता है। अभी तो क्वेश्चन करेंगे भी हम लोग। वो डायरेक्ट आपसे बोलेंगे एक यूनिट वेक्टर देंगे, बीच में कुछ मिक्स कर देंगे, या ये कुछ कोफिशिएंट मिक्स कर देंगे, कहते हैं ये बताइए वैल्यू कितनी। तो क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर का सिर्फ हमें एक चीज़ पता है क्या? मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आप i को कोफिशिएंट के स्क्वायर अंडर रूट में डालेंगे, फिर j का, फिर k का, और फिर उसको इक्वल टू क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। चलिए नोट कर लिए, फिर एक क्वेश्चन हो जाए। पोजीशन वेक्टर लिखना बहुत आसान है। सिर्फ पॉइंट को आई कैप दे दिए, जे कैप दे दिए, के कैप दे दिए। आई कैप, जे कैप, के कैप। और डिस्प्लेसमेंट और भी आसान है, पॉइंट को माइनस कर दीजिए। और फिर मैग्नीट्यूड लिखना पता होना चाहिए। कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं, अंडर रूट में डाल के ऐड कर देते हैं। और यूनिट वेक्टर लिखना आना चाहिए। पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और शुरुआत में हमेशा धीरे सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। धीरे सॉल्व करेंगे लेकिन करेक्ट आंसर लेकर आएंगे। वो शुरू में होगा और धीरे धीरे स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है पता है हमें? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर।
अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, फाइनल पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है, यानी आर ये दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर दिया है क्या, 3i कैप प्लस 4t स्क्वायर जे कैप माइनस टी क्यूब के कैप। क्या ये फाइनल है क्या या इनिशियल है क्या? नहीं, यहाँ पे टाइम के फॉर्म में बदल रहा है और हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचने के लिए कह रहा है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड से t इक्वल्स टू 3 सेकेंड तक। यानी ये क्या इनिशियल पोजीशन के लिए होगा, हाँ या ना, और क्या ये फाइनल के लिए होगा, हाँ या ना। तो अगर हमसे बोला जाए फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो हम क्या लिखेंगे, बस 3 की t की जगह यहाँ क्या पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर देंगे। यहाँ t है नहीं तो क्या सिंपली 3i कैप हो जाएगा। सीखेगा तरीके को। प्लस यहाँ t स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 36 जे कैप। कोई दिक्कत? t का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 होगा। 3 का क्यूब 27, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 के कैप। कोई दिक्कत? यहाँ तक थोड़ा सा पैटर्न बदला है। अभी पॉइंट देकर फाइनल इनिशियल लिख रहे थे, जस्ट पहले क्या किया था हमने, 2 पॉइंट लिए थे हमने, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया तो उस पॉइंट का हमने फाइनल पोजीशन वेक्टर लिख लिया, इसका उसमें कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पैटर्न बदला, पैटर्न बदला तो नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, हर पैटर्न चेक करेंगे। बात समझ आ गया? इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो इनिशियल के लिए किस टाइम पर था वो, क्या 1 सेकेंड पे था? तो यहाँ पे कुछ टाइम है ही नहीं, तो 3i कैप एज इट इज बना रहेगा। प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 प्लस 4 जे कैप, 1 का क्यूब माइनस 1 के कैप। कोई दिक्कत? और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास, 3i कैप प्लस 36 जे कैप माइनस 27 के कैप। ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया। फिर माइनस, ये माइनस फार्मूला वाला माइनस, इनिशियल पोजीशन वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप। क्या ये ब्रैकेट हटाएंगे, साइन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 36 जे कैप माइनस 27 के कैप माइनस 3i कैप माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप। क्या 3i कैप से 3i कैप कैंसिल? ये क्यों कैंसिल हो रहा है सुनिएगा। इनिशियल में भी एक्स एक्सिस में 3 पॉइंट पर है, सॉरी इनिशियल में भी 3 पॉइंट पर है और फाइनल में भी 3 पॉइंट पर है, तो कोई चेंज आया क्या? कोई चेंज ही नहीं, तो एक्स वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो 0 हो रहा है। जे वाला देखें तो 36 माइनस 4j क्या आ जाएगा, हाँ 32j माइनस 26 के कैप। ये फाइनल आंसर है। क्या कुछ बात समझ में आई? हल्का सा वेरिएशन था, हल्का सा पिछले बार से टाइप अलग था, लेकिन टफ था क्या? टफ नहीं है। बस डिमांड क्या कहता है कि एक बार सर बता दीजिए, बस एक बार करा दीजिए, बाकी हो जाएगा। क्या दोबारा आएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। तो टाइप हमें करना है, हर टाइप। वो ओरिजिन वाला करके लेके दिमाग में चल रहा था, हमें पता था इसीलिए वो टाइप लिए हैं, थोड़ा सा बदले हैं इसको। हाँ नहीं, ये दोनों सेम ही है ना, तो आराम से एक बार ये पुट करेंगे तो पूरा एक आ जाएगा इनिशियल, एक बार इसको पुट करेंगे दोनों तो पूरा एक आ जाएगा फाइनल। जो पहले मन में आया था ना दूसरी बार में, वो सही था। बात समझ आए? तो वही आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, नोट करिए। और है बहुत मज़ेदार। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो आपको बता रहे थे कि इस तरह का आता है, उसको करते हैं। तो ये क्वेश्चन वाला पार्ट हटा देना, क्वेश्चन लिख देते हैं। बाकी ये नोट मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट पहले लगाते हैं, हाँ या ना? आप लगाए हैं, इसका स्क्वायर किए हैं तो आपने क्या होगा, 0.5 का होल स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 0.8 का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट की स्क्वायर तो सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होगा। क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम क्या 0.5 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, क्या 0.25 होगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 0.8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 0.64 होगा। बताइए
इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाए, आप ये माइनस साइन ला रहे थे क्या बीच में, प्लस की जगह माइनस लिख रहे थे क्या, बस समझ गया ना। हम क्या कह रहे थे कि प्लस करेंगे और जे का पूरा कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। तो अगर वो माइनस के साथ है तो माइनस के साथ उठाएंगे, स्क्वायर करेंगे, तो माइनस अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गया। तो ये एरर आगे मत करिए, होता है एरर सामने कि अगर यहाँ माइनस दिया है तो यहाँ भी माइनस लिख देंगे, ऐसा नहीं। हम जे का पूरा कोफिशिएंट साइन के साथ उठाते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। तो अगर माइनस होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस होगा तो कोई बात ही नहीं। क्या बात समझ में आ गया। तो इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 9 8 प्लस सी स्क्वायर, ये होगा क्या, इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत क्या, ये सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 0.89, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.11 होगा क्या, और स्क्वायर देंगे तो सी इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 0.11 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुछ समझ में आया। देखिए शुरुआत में क्या होगा, थोड़ा सा चीज़ें मिसप्लेस होंगी, जैसे अभी आपका ये हुआ है और 100% पता था, इसलिए क्वेश्चन भी है इसमें कि माइनस से प्रॉब्लम होता है। आगे से गलती नहीं करेंगे। तो शुरुआत में जब क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो कोई टेंशन नहीं, हमेशा मन में क्या लेकर चलना है, सीखना है। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है ये बात की बात है, मन में क्या चलना चाहिए, सीखना है। अगर सीख कर क्लास से जा रहे हैं तो अच्छी बात है, और उस दिन कुछ नहीं सीखे मतलब क्या, हमने 10 क्वेश्चन दिए और 10 आपने सॉल्व कर लिए, तो कोई खुश होने की जरूरत नहीं है कि कुछ सीखे आप नहीं। सीखेंगे कब, जब आपसे गलती होगी, सॉल्व कर रहे हैं तब आप सीखेंगे, तब खुश होकर जाइए। अच्छा 5 गलत किए थे, 5 चीज़ सीखे, बात समझ आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे आप, अब इसको मैं होता आपकी जगह कैसे लिखता है, इसको ऐसे लिखूंगा, i, j, k का कोएफिशिएंट को माइनस के साथ होल स्क्वायर करना है, कंप्लीट स्क्वायर करना है। कॉपी हमारे लिए है, बात समझ में आ गया। किसके पास जा रहा है कॉपी, हमारे लिए है। तो अगर आप मार्क करके आप ऐसे लिखेंगे, अपनी ही भाषा में लिखेंगे, क्या दिक्कत है। जब एग्जाम में सॉल्व करने जाएंगे तो वहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे, हम बस ये लिखेंगे, और ना ही कोई पूछने वाला है कॉपी में कैसा लिखे थे आप, बात समझ गया ना। तो ये छोटे छोटे टर्म मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन आगे से आप ध्यान रखेंगे, हर जगह ये लिखेंगे ऐसे जो बातें बता रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लो। कोई एक तीसरा वेक्टर बताना है हमें जो ए के पैरेलल में हो और उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। ये बात समझ में आ गई। अच्छा ये बताइए क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, मान लीजिए कोई तीसरा वेक्टर हमारे पास हो, उस वेक्टर है सी वेक्टर, वो वेक्टर क्या है, सी वेक्टर। वेक्टर को किस फॉर्म में लिखते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड और इनटू उसका डायरेक्शन, और डायरेक्शन को क्या लिखते हैं, कैप लिखते हैं। बात समझ में आ गया। मैग्नीट्यूड किसके बराबर कह रहा है, क्या बी वेक्टर के बराबर कह रहा है, हाँ या ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना। लैंग्वेज सिंपल है। अच्छा पैरेलल टू ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का डायरेक्शन अगर ये है तो सी वेक्टर का भी डायरेक्शन ये होगा। तो डायरेक्शन बताता कौन है, कैप बताता है। बात समझ आ गया ना। तो ए वेक्टर का डायरेक्शन अगर ये है और सी को हमें इसी डायरेक्शन में लेकर जाना है, पैरेलल टू ए वेक्टर का मतलब क्या होगा कि सेम डायरेक्शन में लेकर जाना है। अगर सेम डायरेक्शन में लेकर जाए तो बताता कौन है, कैप बताता है। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर, जो सी वेक्टर हमारा सी कैप है, बेसिकली क्या हमें फाइंड करना है, ए कैप ही फाइंड करना है। कोई दिक्कत। अच्छा बी ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड हो सकता है अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर अल्टीमेटली हो जाएगा 25 + 5 अंडर रूट में 30। काम पूरा हो गया हमारा। हम इसको बस अंडर रूट 30 यहाँ पुट कर देंगे। अच्छा वेक्टर ए कैप कैसे फाइंड होता है, ए कैप वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। बहुत अच्छे। वेक्टर हमारे पास है क्या, है 2i कैप प्लस अंडर रूट 5 j कैप डिवाइडेड बाई, इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो अंडर रूट लगाएंगे सबसे पहला काम। फिर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना 4 5, क्या ये हो जाएगा 2i कैप प्लस अंडर रूट 5 j कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 9। अगर हमें सी वेक्टर अब लिखना है जो हमसे पूछ रहा है, तो सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड b के बराबर हो तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 30 इंटू के कैप ए कैप और ए कैप क्या हमारे पास ब्रैकेट में, हाँ 2i कैप अंडर रूट 5 j कैप अपॉन अंडर रूट 9। कोई दिक्कत, कोई डाउट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है
अंडर रूट में 30/9 2i कैप प्लस अंडर रूट में 5 j कैप, इसको लिख सकते हैं 3 10 आ जाएगा अंडर रूट में 10/3 ब्रैकेट में 2i कैप प्लस अंडर रूट में 5 j कैप। इसको होमवर्क में इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करिएगा, इसको एक बार i में मल्टीप्लाई करते एक बार j मल्टीप्लाई करेगा। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड ना यही आएगा, अंडर 30 ही आएगा। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन में कोई दम लेकिन है, एक बार पहली बार कर लेंगे, एक बार दूसरी बार में कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमेशा वो जो छोटे छोटे मिस्टेक्स हो रहे हैं ना उनको जरूर लिखिए। बात समझ आ गया ना? उन मिस्टेक्स को जरूर लिखना है, अपनी कॉपी में बबल फॉर्म बनाए, जैसे लिखना आपकी मर्जी, जिस भाषा में लिखना है आपकी मर्जी, लेकिन उन मिस्टेक्स को जरूर लिखिए। क्या उसका करेक्शन है उसको भी लिखिए, थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। चलिए मंडे को स्टार्ट करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।